नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुधा कथायन। आज की कहानी किसी निष्कर्ष से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक बेचैनी से, एक ऐसे मन की बेचैनी से जो सुन सकता है पर हर बात को मान नहीं लेता। राजा मिलिंद अपने सुंदर रथ पर सवार थे। उनके साथ 500 यवन थे। सामने रास्ता था और भीतर सवाल। यह यात्रा किसी दर्शन को स्वीकार करने की नहीं थी, यह यात्रा थी परखने की। हम अक्सर सोचते हैं कि पुराने समय में लोग बस मान लेते थे, लेकिन मिलिंद उन लोगों में से नहीं था। वह सवाल करता था और सवाल करना उसके लिए अवज्ञा नहीं था, वह सोच का तरीका था। राजा मिलिंद पूर्ण कश्यप के पास पहुंचे। पहले कुशल क्षेम पूछा, जैसा उस समय की मर्यादा थी। फिर एक और बैठ गए और बिना घुमाव के सीधे प्रश्न रखा, भंते कश्यप, इस संसार का पालन कौन करता है? यह सवाल साधारण लग सकता है, लेकिन जरा ध्यान दो, यह सवाल यह नहीं पूछ रहा भगवान कौन है, सृष्टि किसने बनाई। यह सवाल पूछ रहा है जो कुछ चल रहा है उसे संभाल कौन रहा है। पूर्ण कश्यप ने उत्तर दिया, महाराज, पृथ्वी संसार का पालन करती है। यह उत्तर सुनने में गलत नहीं है। आज भी हम कहते हैं, धरती हमें भोजन देती है, धरती हमें आश्रय देती है, धरती पर ही जीवन टिका है। लेकिन मिलिंद सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा था, वह यह देख रहा था, क्या यह उत्तर हर स्थिति में काम करता है। यहीं से साइंस की सोच शुरू होती है। आज भी अगर कोई नियम बताया जाता है तो पहला सवाल यही होता है, क्या यह नियम हर हाल में सही है? अगर नहीं तो सवाल उठता है। राजा मिलिंद ने उसी सोच से दूसरा सवाल पूछा, भंते, यदि पृथ्वी संसार का पालन करती है तो जो जीव नरक में जाते हैं वे पृथ्वी का अतिक्रमण करके कैसे चले जाते हैं? अब यहां रुकना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सवाल को सीधे सीधे लें तो हम भटक जाएंगे। यह सवाल नरक की जगह के बारे में नहीं है, यह सवाल पृथ्वी के नीचे क्या है उसके बारे में नहीं है। यह सवाल है, क्या तुम्हारा उत्तर अपने ही दायरे से बाहर जाने वाली स्थितियों को समझा सकता है? आज साइंस में इसे कहते हैं एक्सेप्शन टेस्टिंग। अगर कोई सिद्धांत सिर्फ आसान हालात में काम करे और कठिन हालात में टूट जाए तो उसे पूरा नहीं माना जाता। मिलिंद यही जांच कर रहा था। वह कह रहा था, अगर पृथ्वी ही सब कुछ संभालती है तो जब अनुभव सबसे कठिन हो जाते हैं तो वह व्याख्या कहां जाती है? नरक यहां एक जगह नहीं है, यह अत्यंत पीड़ा की अवस्था है। बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा टूटन, बहुत ज्यादा असहायता। आज साइकोलॉजी इसे अलग अलग नाम देती है, एक्सट्रीम स्ट्रेस, डीप ट्रॉमा, मेंटल कोलैप्स। उस समय इसे एक शब्द में कहा गया, नरक। तो असल सवाल यह था, अगर पृथ्वी जीवन को संभालती है तो फिर इंसान धरती पर रहते हुए भी नरक क्यों जीता है? पूर्ण कश्यप इस सवाल पर रुक गए। उनके पास आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं था। यह चुप्पी हार की नहीं थी, यह उस क्षण की थी जब एक उत्तर आगे बढ़ ही नहीं पाता। राजा मिलिंद किसी को नीचा दिखाने नहीं आया था। वह यह समझना चाहता था, क्या यह सोच आगे ले जाने लायक है? इसके बाद राजा मिलिंद मखली गोसाल के पास पहुंचे। वह भी अपने समय के प्रसिद्ध विचारक थे। राजा ने पूछा, भंते गोसाल, क्या पाप और पुण्य कर्म होते हैं? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के कोई फल होते हैं? मखली गोसाल ने कहा, नहीं महाराज, पाप और पुण्य कुछ नहीं है, कर्मों का कोई फल नहीं होता। यह उत्तर पहली बार सुनने पर बहुत मुक्त लगता है, कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन मिलिंद यहीं नहीं रुका। उसने उसी नजरिए से आगे सोचा। राजा ने पूछा, अगर कर्मों का कोई फल नहीं तो बदलाव कैसे होता है? अगर सब कुछ तय है तो सीख कैसे आती है? और फिर वह सवाल सामने आया, जो यहां लूले हैं, क्या वे आगे भी लूले ही रहेंगे? यह सवाल क्रूर नहीं है, यह सवाल परिणाम की जांच है। आज साइंस कहती है, अगर कोई सोच बदलाव को समझा ही न सके तो वह सोच अधूरी है। इलाज कैसे काम करता है, सीख कैसे होती है, आदतें कैसे बदलती हैं, अगर कर्मों का असर नहीं तो ये सब कैसे संभव है? मखली गोसाल यहां भी चुप हो गए। अब जरा राजा मिलिंद की स्थिति को देखो। दो अलग अलग विचार, दो अलग अलग जवाब, लेकिन दोनों जगह एक ही समस्या।
उत्तर सुनने में पूरे थे पर अनुभव में टिक नहीं रहे थे। राजा के मन में एक गहरी निराशा आई। यह अहंकार नहीं था, यह उस इंसान की पीड़ा थी जो सच में समझना चाहता है। उसने सोचा, इतनी बड़ी जम्बूद्वीप भूमि में क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे सवालों से भागे नहीं। एक रात उसने अमात्यों से कहा, किसके पास जाऊं? कौन मेरे साथ बैठकर सोच सकता है? और उत्तर में चुप्पी मिली, क्योंकि सवाल पूछना आसान है लेकिन सवाल के साथ ठहर कर सोचना बहुत मुश्किल। यहीं पर यह पृष्ठ रुकता है, क्योंकि अब सवाल पूरी तरह तैयार हैं। राजा मिलिंद की बेचैनी किसी धार्मिक असहमति से नहीं थी। वह किसी मत को गलत साबित करने नहीं निकला था। उसकी परेशानी कुछ और थी। उसे ऐसा कोई नहीं मिल रहा था जो अपने ही जवाबों को जांचने के लिए तैयार हो। पूरण कश्यप ने कहा, पृथ्वी संसार का पालन करती है। मखली घोसाल ने कहा, कर्मों का कोई फल नहीं। दोनों जवाब अपने अपने दायरे में साफ लगते थे, लेकिन मिलिंद दायरे के अंदर नहीं, सीमाओं पर सोच रहा था। आज साइंस में भी यही फर्क होता है। कोई बात सामान्य हालात में सही हो, यह काफी नहीं, उसे कठिन हालात में भी काम करना पड़ता है। मिलिंद का सवाल, नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण कैसे करते हैं? असल में यह पूछ रहा था, अगर कोई इंसान धरती पर रहते हुए भी अत्यंत पीड़ा झेलता है तो क्या तुम्हारी व्याख्या उस अनुभव को समझा पा रही है? इसी तरह दूसरा सवाल, अगर कर्मों का कोई असर नहीं तो इंसान बदलता कैसे है, सीखता कैसे है, गलती के बाद संभलता कैसे है? ये सवाल दर्शन से ज्यादा मानव अनुभव से जुड़े हैं और यही कारण है कि जवाब चुप हो जाते हैं। राजा मिलिंद अब यह महसूस करने लगा था, कुछ जवाब सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी चुनौती नहीं दी गई। जैसे ही उनसे आगे पूछा जाए वे टूटने लगते हैं। यहां एक बात बहुत साफ दिखती है, मिलिंद बहस नहीं चाहता, वह स्पष्टता चाहता है। इसीलिए उसके मन में एक गहरी निराशा आई। यह निराशा घमंड की नहीं थी, यह उस इंसान की थी जो सच में समझने की कोशिश कर रहा हो और हर बार आधे रास्ते पर रुक जाना पड़ता हो। उसने सोचा, इतनी बड़ी जम्बूद्वीप में क्या कोई ऐसा नहीं जो सवालों से डरे नहीं? क्या कोई ऐसा नहीं जो जवाब देने से पहले थोड़ा रुक कर देखे? यही सोच उसे अमात्यों के पास ले गई। एक रात जब सब कुछ शांत था, राजा ने पूछा, आज की रात सुंदर है, किसके पास जाऊं? कौन मेरे साथ बैठकर बात कर सकता है? कौन मेरी शंकाओं को साफ कर सकता है? यह सवाल राजा का था, लेकिन यह सवाल हर उस इंसान का है जो समझना चाहता है। अमात्य चुप खड़े रहे। उनके पास कोई नाम नहीं था, क्योंकि उस समय सागल नगर ऐसे लोगों से लगभग खाली हो चुका था जो खुले मन से सवालों का सामना कर सके। जहां जहां राजा गया वहां या तो लोग चुप हो गए या फिर वहां से चले गए। ये डर था, डर इस बात का कि कहीं सवाल उनकी सीमाएं न उजागर कर दें। यहां कहानी बहुत शांत है, कोई टकराव नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक बात धीरे धीरे साफ हो रही है। सवाल पूछने वाला तैयार है, लेकिन जवाब देने वाला अभी सामने नहीं आया। और यही मिलिंद प्रश्न की असली तैयारी है। यह तैयारी किसी सिद्धांत की नहीं, यह तैयारी सोच के तरीके की है, क्योंकि आगे जो संवाद होने वाला है वह तभी संभव है जब दोनों तरफ एक बात समान हो। कोई भी जवाब अंतिम नहीं है, हर बात जांची जा सकती है। यहीं पर हम इस एपिसोड को रोकते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि एक इंतजार पर। अब सवाल पूरी तरह तैयार हैं, राजा का मन खुला हुआ है और कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पहली बार ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो जवाब देने से पहले देखने का तरीका बदलेगा। अगले एपिसोड में यहीं से वह संवाद शुरू होगा जिसके लिए मिलिंद प्रश्न आज तक जाना जाता है। अगर यह एपिसोड तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया, अगर तुम्हें लगा कि ये सवाल सिर्फ राजा मिलिंद के नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी से भी जुड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो आंख बंद करके मानने के बजाय समझना चाहता है, और बुधा कथाएं को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम जल्दी जवाब नहीं देते, हम सही सवालों को जिंदा रखते हैं।
अगर तुम इस सीरीज का लिखित रूप पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाओ decodedbudha.com और रोज के छोटे छोटे विचारों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @बुधाकथायन। अगला एपिसोड यहीं से शुरू होगा जब सवालों के सामने पहली बार कोई टिक कर खड़ा होगा।